1940s में हॉलोकॉस्ट के समय विक्टर फ्रैंकल ने कई साल कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में एक कैदी की तरह काटे और उनके माँ बाप, भाई और पत्नी को जान से मार दिया गया था। उन्हें बाकी जूइश कैदियों के साथ काफी गंदी हालत में रखा जाता था। उन्हें ज्यादा कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलता था और उनके आसपास हर समय मौत मंडरारी होती थी। कभी लोग खाने की कमी से मर जाते थे और कई बार जहरीली गैस की वजह से। पर जहां ज्यादातर कैदी कुछ दिनों के बाद ही हिम्मत हारकर अपनी लाइफ में होप और मीनिंग खो देते थे, वहीं विक्टर के लिए तो हर मोमेंट ही मीनिंग से भरा था। ये इसलिए क्योंकि वो एक न्यूरोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट थे, जिसकी वजह से उनके लिए हर नया दिन काफी इंटरेस्टिंग होता था, क्योंकि उन्हें हर तरह के लोगों का बिहेवियर देखने को मिलता था। विक्टर ने बुक में बताया है कि उनकी तरह ही जो लोग इतनी सफरिंग में भी होप और मीनिंग नहीं खो रहे थे, उनका लाइफ को देखने का नजरिया कुछ ऐसा था कि वो उस सिचुएशन को एक चैलेंज की तरह देख रहे थे जिसे उन्हें ओवरकम करना था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हर परिस्थिति कैदियों से हार मनवाने के लिए काफी थी। हर इंसान से उसके सारे सपने और हिम्मत छीन ली जाती थी और जो चीज उनके पास बचती थी वो है हर इंसान की ये चूज करने की एबिलिटी कि वो इस सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करता है। इस फ्रीडम की बात एंशिएंट स्टोइक्स और इवन मॉडर्न एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स ने भी करी है। और एग्जिस्टेंशियलिज्म का तो सेंट्रल थीम भी यही बोलता है कि जीने का मतलब है सफर करना और सफरिंग में डटे रहने का मतलब है अपनी सफरिंग में मीनिंग ढूंढना। अगर लाइफ में कोई पर्पस है तो हमारे मरने और सफर करने में भी कोई पर्पस जरूर होगा। पर कोई भी एक इंसान दूसरे इंसान को ये नहीं बता सकता कि ये पर्पस क्या है, क्योंकि हर इंसान की लाइफ का पर्पस अलग होता है। उसका काम है इस पर्पस को ढूंढना और इससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना। बुक में बताया गया है कि ये मैटर नहीं करता कि हम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, बल्कि असली क्वेश्चन तो ये है कि लाइफ हमारे से क्या एक्सपेक्ट करती है। अपने आप से लाइफ का मीनिंग पूछने के बजाय अपनी सिचुएशन को ऐसे देखो कि लाइफ हर मिनट और हर घंटे आपसे पूछ रही है कि आप इस दुनिया में क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो। फ्रैंकल के हिसाब से जीने का असली मतलब है जिंदगी की प्रॉब्लम्स के सही जवाब ढूंढने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और इन जवाबों को ढूंढने के रास्ते में रखी गई रुकावटों को पार करना। यानी अपनी लाइफ में एक लोड उठाना या फिर किसी चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल बनना बहुत जरूरी है। फ्रैंकल ने जर्मन फिलोसोफर फ्रेडरिक नीचा को कोट करते हुए बोला है, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव कैन बेयर विद ऑलमोस्ट एनी हाउ। यानी जिस इंसान की लाइफ में कोई मीनिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लाइफ की हर मुश्किल को झेल सकता है। इवन अपने साइकियाट्रिक वर्क के दौरान भी फ्रैंकल ने अपने कई पेशेंट्स में देखा कि उनकी लाइफ में मीनिंग कितना जरूरी था। उन्होंने ऑब्जर्व करा कि जिन पेशेंट्स के पास कोई मीनिंग नहीं था उन्हें आसानी से चीजों की लत लग जाती थी, उन्हें गुस्से की प्रॉब्लम थी और उनमें डिप्रेशन भी ज्यादा था। इसके साथ ही फ्रैंकल ने यह भी बताया है कि मीनिंग एक आरामदायक लाइफ, सक्सेस और पैसे से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाती है और हम कंटिन्यूसली जिंदा रहने के लिए लड़ नहीं रहे होते, तब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम जिंदा रहें किस लिए। आज के समय पर ज्यादातर लोगों की यही कहानी है। उनके पास जिंदा रहने के साधन तो हैं, पर उनके पास कोई रीजन नहीं है जिसके लिए वो जिंदा रहें। लाइफ के इस खालीपन को विक्टर ने नाम दिया है एग्जिस्टेंशियल वैक्यूम। और जो लोग इस खालीपन के शिकार बनते हैं उनमें 3 मेन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी डिप्रेशन, गुस्सा और एडिक्शन। लोगों की इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर फ्रैंकल ने एक नई तरह की थेरेपी को जन्म दिया, जिसे उन्होंने नाम दिया लोगोथेरेपी, जिसका लिटरल मतलब है मीनिंग थेरेपी। ये थेरेपी एक गाइड की तरह लोगों को उनका पर्पस और मीनिंग ढूंढना सिखाती है। फ्रैंकल के मुताबिक हम अपनी लाइफ में 3 अलग तरीकों से मीनिंग को ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका है कुछ काम करना या फिर एक गोल को परस्यू करना, क्योंकि जिस इंसान की लाइफ में एक वैल्यूड गोल नहीं होता वो अपनी पूरी लाइफ को एमलेसली भटकते हुए वेस्ट कर देता है। हर इंसान के अंदर इस दुनिया में कुछ ना कुछ यूनिक कंट्रीब्यूट करने की क्षमता होती है, जो सिर्फ तभी बाहर आती है जब वो एक टारगेट सेट करता है और किसी ऐसी अनोखी चीज को जन्म देता है जो सिर्फ उसके यूनिक एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग से बनी होती है। इस तरह से किसी टास्क को पूरा करना मीनिंगफुल होता है, क्योंकि हम इंसान अपनी कम्युनिटी में यूजफुल फील करने के लिए इवॉल्व हुए हैं। अगर हम हर समय कुछ ना कुछ काम करके प्रोडक्टिव नहीं बन रहे होते तो हम डिप्रेस्ड
और यूजलेस फील करने लग जाते हैं। यही रीज़न है कि क्यों हम दूसरे लोगों को उनके काम से जानते हैं और उनके काम से ही उन्हें याद रखते हैं। इसलिए फ्रैंकल का बोलना है कि जिस किसी भी चीज़ के लिए आप पैशनेट हो उसे अपनी लाइफ का मिशन बना लो। और अगर आपका कोई पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी नहीं है, या फिर आपको ये नहीं पता कि आपको किस काम को अपनी लाइफ का गोल बनाना चाहिए, तो सिंपली बाहर निकलो और नए नए एक्सपीरियंसेस लो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ और थोड़ी सी स्किल्स डेवलप करो। उसके बाद नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो जो आपके एक्सपीरियंसेस, नॉलेज और इन स्किल्स का फ़ायदा उठा सकें। और जब आपको लगे कि आप अपनी पूरी लाइफ अपने आप को उस काम को पूरा करने के लिए प्रिपेयर कर रहे हो जिसके लिए आप पैदा हुए थे, तब आपको अपनी लाइफ मीनिंगफुल लगेगी। दूसरा तरीका है अच्छे रिलेशनशिप्स बनाना। पर फ्रैंकल के लिए प्यार और रिलेशनशिप की डेफिनेशन दूसरों से थोड़ी अलग है। उनके हिसाब से प्यार का मतलब बस प्यार करने वाली फीलिंग नहीं होती, बल्कि असली प्यार है दूसरों की पोटेंशियल को रिकॉग्नाइज करना और उन्हें उनकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने में मदद करना। जैसे अपने बच्चे के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बनाना, अपने छोटे भाई बहन को लाइफ के बारे में समझाना, अपने दोस्तों को बुरे समय में सपोर्ट करना, या फिर अपनी टीम में अपने से जूनियर मेंबर्स को मेंटर करना ताकि वो इस दुनिया में अच्छे से जीने के लिए हिम्मत जुटा पाएं। ये है प्यार। अगर आप एक दूसरे के लेवल को ऊपर नहीं उठा रहे तो शायद वो प्यार नहीं, बस एक ट्रांजैक्शन है। पर अच्छे और रियल रिलेशनशिप्स हमारी लाइफ की क्वालिटी और इवन हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। ये ऐसा अकेला रास्ता है जो हमें दूसरे इंसानों के सबसे गहरे हिस्सों को समझने का मौका देता है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान के नेचर के बारे में पूरी तरह से अवेयर नहीं हो सकता अनलेस वो उससे प्यार करता है। और आपके सारे रिलेशनशिप्स का गोल यही होना चाहिए। यानी अगर आपकी लाइफ में कोई मीनिंग नहीं है तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी लाइफ आप कुछ हद तक बेहतर बना सकते हो। लाइफ में मीनिंग ढूंढने का तीसरा तरीका है अपनी सफरिंग को बहादुरी के साथ बेयर करना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। फ्रैंकल ने अपना एग्जाम्पल देते हुए बताया है कि किस तरह से इतनी सफरिंग के दौरान भी उन्होंने अपने आप को वहां से निकलने पर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की साइकोलॉजी पर लेक्चर देते हुए इमेजिन करा, जिसकी वजह से उनका सारा दर्द और दुख मीनिंग से भर गया। उनका हर मोमेंट वो काफी चौकन्ने होकर और एक साइंटिफिक लेंस के साथ ऑब्जर्व करते हुए काट रहे थे। इस तरह से वो लोगों की साइकोलॉजी समझने के साथ साथ अपनी सफरिंग को बीट कर रहे थे। इसी वजह से उन्होंने हमें एक काफी वाइज एडवाइस देते हुए बोला है कि जब भी आप किसी मुश्किल में फंसे हो या बुरा फील कर रहे हो, तब उस मुश्किल का एक यूज ढूंढो और अपने आप से पूछो कि मैं किस तरह से अपनी इस सफरिंग को वैल्यूएबल बना सकता हूँ। इवन ऑलमोस्ट हर स्टोरी या मूवी में भी सफरिंग को एक ट्रांसफॉर्मेशनल सिंबल की तरह दिखाया जाता है। यानी स्टोरी के एक पॉइंट पर कैरेक्टर थोड़ा सफर करता है और रास्ते में आने वाली रुकावटों को पार करता है, जिससे हमें पता चलता है कि उस कैरेक्टर की डेप्थ क्या है और वो किन वैल्यूज को फॉलो करता है। वो सफरिंग ही होती है जो हमें डीप और मेंटली स्ट्रांग बनाती है। फ्रैंकल ने तो ये भी बोला है कि हम अपनी डिसअपॉइंटमेंट्स या प्रॉब्लम्स के दर्द को कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन सफरिंग एक चॉइस है जो इस चीज़ पर डिपेंडेंट है कि आप अपनी एग्जिस्टेंस और पेन को अपने से ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान से कंपेयर करके अपनी किस्मत को कोसते हो, या फिर आप उन लोगों की लाइफ को देखते हो जिनके एक्सपीरियंसेस आपसे बेकार हैं और खुद की लाइफ के लिए खुशकिस्मत फील करते हो। दुनिया के हर कोने में रहने वाला इंसान किस्मत की इस दुविधा को फेस करता है, तो चाहे वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स हों या आपकी नॉर्मल लाइफ, सफरिंग में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। बस शर्त यह है कि आप गिव अप या कंप्लेन करने के बजाय अपने अंदर के उस उजाले को ढूंढो जो इस अंधेरे को हरा सकता है।